शाही हवेली। धैर्या को उसके कमरे में वापस आराम करने के लिए भेजने के बाद वायु नीचे आया। उसकी नज़र लिविंग रूम में बैठे लोगों की परेशान चेहरे पर गई। ठंडी सांस भरते हुए वह उनके पास पहुंचा। कृपा जी ने उठकर वायु की तरफ देखते हुए कहा, आप ठीक हैं ना? वायु ने कुछ नहीं कहा। उसकी नज़र राजन शाही पर थी। वायु की उन खतरनाक नज़रों को खुद पर महसूस करते ही राजन शाही ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, हम जानते हैं इसमें हमारी गलती है। हमें उन दो बच्चों के जीवन के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। भले ही वह कितना भी कह रही थी कि वह हमारी मदद कर सकती थी, पर हाँ कहकर हमने भी गलत की है। राजन शाही अच्छे से जानते थे कि उन्होंने रावी और वीरा की मासूमियत और उनका बचपना छीनने में अपना नाम शामिल कर लिया है, इसलिए वह अपना गुनाह कबूल कर रहे थे। वायु ने अपनी सख्त आवाज में कहा, मुझे उनसे मिलना है। शिव और सुल्तान जो साइड में ही खड़े थे, उन दोनों ने आगे आकर कहा, हम ले चलते हैं। वायु ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, मैं अपनी बेटियों से मिलना चाहता हूं। ये सुनकर दोनों चुप हो गए। शिव ने उसे वीरा के कमरे का रास्ता बता दिया। रावी और वीरा के कमरे में रावी अपनी बहन की तरफ देख रही थी, जिसकी आंखों से आंसू थे। जिंदगी में पहली बार वो इतना रो रही थी। उसे किसी बात का दुख नहीं था सिवाय इसके उसकी मम्मी उसे छोड़ने को तैयार थी। उसके लिए उसकी दुनिया में उसकी माँ और बहन से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं था, और उनके लिए उसने अपने बचपन में क्या क्या किया है और क्या नहीं सहा है वह सिर्फ भी जानती थी। रावी ने वीरा को पीछे से गले लगाते हुए कहा, दी शांत हो जाओ, अगर आप इस तरह रोगी तो कैसे चलेगा, हमें मम्मा को भी मनाना है। वीरा ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, नहीं हम उन्हें नहीं मनाएंगे। हम हर बार क्यों कोशिश करें, इस बार उन्हें समझना होगा। तुम जानती हो ना कि हमने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी जिंदगी बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया है। ये सब सिर्फ इसलिए इतना आगे बढ़ा है क्योंकि वायु राजवंश इसमें शामिल है। अगर वह नहीं होते तो निर्मला देवी नहीं होती, और निर्मला देवी हमारी जिंदगी में नहीं होती तो हम इतनी परेशानियों में नहीं होते। वो क्यों नहीं चले जाते? तुम बोलो उनसे कि वह यहाँ से चले जाए, हमें और हमारी मम्मा को अकेले रहने दे। वायु जो दरवाजे के पास खड़ा होकर उन बातों को सुन रहा था, उसके कदम अब उस कमरे में जाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे थे। इससे पहले कि वह पीछे मुड़ के वहां से जा पाता, एक आवाज उसके कानों में गूंजी, वह हमारे पति है और आपकी पिता, वह कहीं नहीं जा रहे हैं, आपको उन्हें अपनाना होगा। धैर्या वायु की कमरे से जाते ही उसके पीछे वहां आ चुकी थी। शिव से पता चलने पर कि वायु उनकी बेटियों के कमरे में गया है, वह भी वहां आ गई थी और उसने भी वीरा की सारी बातें सुनी थी। अपनी मम्मी की आवाज सुनकर दोनों लड़कियों ने पीछे मुड़कर देखा और अपने माता पिता को साथ में खड़ा देख उनके चेहरे पर वापस उदासी आ गई। वीरा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वह मेरे पापा नहीं है। धैर्या ने फिर तेज आवाज में कहा, हम आपको आखिरी बार बता रहे हैं, वह आपके पिता है, उनका नाम मत लीजिए। अगर आप सभी ऐसा बर्ताव करते रहे तो हम अपने आप को खत्म कर देंगे। हमारी जिंदगी बचाने के लिए आपने ये सब किया था ना, क्योंकि हम आपके लिए सबसे जरूरी है। ठीक है, तो हम आपकी सबसे जरूरी चीज छीन लेंगे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर दोनों लड़कियां दौड़ के उसके पास आए और उसके गले लग गई। रावी ने रोते हुए कहा, नहीं मम्मा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? आप हमारा सब कुछ है, क्या हम तीनों का परिवार काफी नहीं है? आपको क्यों इसमें एक और इंसान चाहिए? धैर्या ने उन दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम जानते हैं जब भी आप दूसरे बच्चों को उनके पिता के साथ दिखती थी तो आपको बुरा लगता था, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी अपने पिता का प्यार पाए, उनकी प्यार, उनकी डांट, उनकी आपके लिए फिक्र। हम चाहते हैं आप वो महसूस करें। हम हमारी बेटियों के बचपन को देखना चाहते हैं जो शायद हमारी वजह से कहीं खो गया था। हम चाहते हैं कि आप अपनी सारी जिम्मेदारियों से अलग होकर जो आपने अपने कंधों पर लेकर रखी है उस बचपन को जिए जो साधारण बच्चे जीते हैं। हम आपकी वह मुस्कान देखना चाहते हैं जो सूरज की किरणों की तरह हो, ना कि वह चेहरे जो पत्थर की तरह कठोर हो। क्या आप दोनों हमें वह देंगे? रावी और वीरा ने एक दूसरे की तरफ देखा। भले ही वह दोनों ऊपर से कितना ही दिखा रही हो कि उन्हें अब वायु राजवंश नहीं चाहिए था, पर एक इतना ताकतवर पिता होना जो उन्हें हर एक मुसीबत से बचा सकता हो, जो उनकी माँ से इतना प्यार करता हो और जिसने उनके लिए इतने बड़े खानदान को और जायदाद को ठुकरा दिया हो, वह उसे अपनाने से कैसे मना कर सकती थी? वीरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बाहर चलिए। वह चारों लोग एक साथ बाहर आ गए। लिविंग रूम में बैठा प्रजापति परिवार, राजन शाही, ब्लैक बटरफ्लाई की टीम, कृपा जी, वैभव जी और कुछ लोग उनकी तरफ भी देख रहे थे। उन चारों को इस तरह साथ आता देख उनको अपने दिल में एक राहत महसूस हो रही थी। उन लोगों के पास पहुंचने के बाद वीरा ने सबकी तरफ एक नजर देखा और कहा, शादी। ये सुनते ही सबके चेहरे पर कंफ्यूजन देखने लगा, जैसे वह इसका मतलब पूछ रहे हो। वीरा ने फिर कहा, मम्मी और वायु राजवंश की शादी होगी। अपनी बेटी की बात सुनकर धैर्या जो अभी तक चौक में थी उसने कहा, आपने फिर से?
वीरा ने अपना सिर उठाकर कहा, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती वह मेरे लिए वायु राजवंश ही रहेंगे। धैर्या और बहस नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसकी बेटी ने उनके पिता को अपना लिया था और शादी की बात सुनकर उसके गालों पर थोड़ी सी लाली आ गई थी। रावी ने चहकते हुए कहा, मम्मा की शादी है, बहुत मजा आएगा, सारा डेकोरेशन हम केविन अंकल से कराएंगे और मम्मा पापा की ड्रेसेस हम प्रज्ञा दीदी से बनाएंगे और क्या करेंगे। वो हम लगातार बोले जा रही थी और सारे लोग उसकी मीठी बातों को सुनकर प्यार से उसकी तरफ देख रहे थे। वायु अपने घुटनों के बल बैठा और उसने वीरा की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम ये सब मजबूरी में कर रही हो या सिर्फ इसलिए क्योंकि धैर्य तुम्हें मुझे अपना पिता मानने के लिए कह रही है तो मत करो। मैं जानता हूँ ऐसी बहुत चीजें हैं जो गलत हुई थी और उनमें मैं भी गलत था, पर मैं तुम्हें जबरदस्ती कुछ भी करने के लिए नहीं कहूंगा। वायु जब से वीरा से मिला था उसे उसकी आंखों में अपने लिए कहीं ना कहीं प्यार जरूर दिखा था, लेकिन जो नफरत को अपने साथ लेकर चल रही थी वह उससे कहीं ज्यादा थी। वीरा ने अपनी खाली आंखों से अपने पिता की तरफ देखा जो उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रहे थे। वायु की नीली गहरी आंखों में देखते हुए उसे अपने दिल में गर्माहट महसूस हो रही थी, जैसे वो वादा कर रहा हो कि वह उसकी हमेशा रक्षा करेगा और उसे उसकी माँ और बहन को हर मुसीबत से बचा के रखेगा। उसने अपना सिर झुकाकर धीरे से कहा, मैं ऐसा सच में चाहती हूँ। ये शब्द कहने में उसे बहुत परेशानी हो रही थी, उसे खुद को एक्सप्रेस करना अभी भी अच्छे से नहीं आता था और वायु के सामने तो वह कुछ ज्यादा ही नर्वस हो जाती थी। राजन शाही उठकर खड़े हुए और उन्होंने अपनी रौबदार आवाज में कहा, ठीक है, शादी हमारी बेटी की है और वह हमारे महल से ही होगी। ये सुनकर वीरा, रावी और धैर्या ने उनकी तरफ देखा। राजन शाही की बात को सुनकर रिद्धिमा जी गुस्सा हो गई थी। उन्होंने चढ़ते हुए कहा, क्या मतलब है आपका कि आपकी बेटी की शादी है? वह हमारी पोती है, उसकी शादी हमारे विला से होगी। पहले ही वह इतने सालों के बाद मिली है और अब आप उसकी शादी भी यहाँ से कराना चाहते हैं? नहीं, हमारी बेटी की शादी हमारे घर से होगी। राजन शाही ने भी घूरते हुए रिद्धिमा जी से कहा, इतने सालों से हमने उन्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है और रावी और वीरा को अपनी पोतिया, हमारा रिश्ता आपसे तो ज्यादा गहरा है। रिद्धिमा जी ने गुस्से में कहा, हम नहीं जानते, हमारा उनसे खून का रिश्ता है और वह हमारे खानदान की पहली पोती है। आप क्या चाहते हैं हम उनके लिए इतना भी ना कर सके? उन दोनों बड़े लोगों की बहस को देखकर वहां मौजूद बाकी लोग परेशान होने लगे थे। इससे पहले कि दोनों अपने झगड़े को आगे बढ़ा पाते, एक मीठी मगर ठंडी आवाज ने अपने कामों में सुनाई दी, हमारे घर से। ये सुनकर सब ने उस दिशा में दिखा जहां रावी और वीरा दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे और यह शब्द वीरा ने कहे थे। उन्होंने अपनी मम्मी के लिए एक बहुत सुंदर सा मैंशन बनवाया था जो परियों के महल की तरह था, पर वह कभी अपनी मम्मी को वहां नहीं ले जा पाई थी और अब जब वह वायु को अपना पिता मानने के लिए तैयार थी और उनकी सारी सच्चाई भी बाहर आ गई थी तो वह चाहती थी कि उसकी मम्मी की शादी उस घर से हो जो उन्होंने अपनी मेहनत के पैसों से बनाया था। शाही महल। रात का समय बड़ा सा डाइनिंग हॉल आज लोगों से भरा हुआ था, जिसे देखकर राजन शाही की आंखें खुशी से चमक रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका पूरा परिवार वापस जिंदा हो गया हो। वहां बैठे लोगों में उन्हें अपने परिवार के चेहरे दिख रहे थे और यह सोचते हुए उनकी आंखें नम हो गई थी। वीरा और रावी जो उन्हीं की तरफ देख रही थी वह अच्छे से राजन शाही की फीलिंग समझ रहे थे क्योंकि वह उनके साथ 3 सालों से थे और जितनी बार भी उनसे मिली थी उन्हें ये पता चला था कि वह हमेशा अपने परिवार को मिस करते थे। आखिर कौन है इंसान दुनिया में इतनी बड़ी परिवार को पाकर अकेला रहना चाहेगा? रावी ने खीर की कटोरी राजन शाही की तरफ करके कहा, ग्रैंडपा आपकी फेवरेट खीर शेफ ने बहुत अच्छी बनाई है, टेस्ट कीजिए। राजन शाही मुस्कुराए क्योंकि वह अच्छे से जानते थे कि वह छोटी सी बच्ची उन्हें खुश करने के लिए ये सब कर रही थी। उन्होंने वीरा की सर पर हाथ फेरते हुए और कहा, हम खा लेंगे, आप भी खाए। ये कहते हुए उन्हें एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उनके सामने बैठी रिद्धिमा जी को देखा जो घूरकर उन्हें ही देख रही थी। वहां बेटे ज्यादातर लोग राजन शाही और रिद्धिमा जी की साइलेंट वॉर समझ रहे थे, पर वह उनके बचकाने झगड़े में अपना हाथ नहीं डालना चाहते थे। खाना हो जाने के बाद सब अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। धैर्या के कमरे में धैर्या को अच्छे से चेक कर लेने के बाद सिद्धार्थ ने उसे एक इंजेक्शन दिया और आहाना के साथ वहां से चला गया। अब उस कमरे में धैर्या और वायु ही थे। धैर्या ने अपने सिर उठाकर वायु की तरफ देखा जो खिड़की के बाहर अपनी शांत आंखों से चांद को देखे जा रहा था। वह उसके पास जाकर खड़ी हुई और उसने अपना हाथ उसके हाथों में लेते हुए कहा, आप क्या सोच रहे हैं? वायु ने अपनी पकड़ मजबूत उसके हाथ पर मजबूत की और कहा, हमारी शादी हमारी बेटियां कराएगी। एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है, तुमने सच में उन्हें बहुत अच्छी परवरिश दी है। धैर्या ने भी उसी तरह चांद को देखते हुए कहा, यह कहना गलत होगा कि हम तो उन दोनों को इतना समय ही नहीं दे पाते थे और शायद इसी कारण आज वह दोनों खुद पर निर्भर हो चुकी है। धैर्या की आवाज में उदासी को महसूस करते ही वायु ने बात बदलते हुए कहा, वैसे वह दोनों इतनी ज्यादा स्मार्ट इसलिए है क्योंकि उनके फादर इतने इंटेलिजेंट है।
धैर्या ने मुंह बनाकर वायु को देखा और कहा, आप कहना क्या चाहते हैं कि हम बेवकूफ हैं? आपने उनके चेहरे को ध्यान से देखा है? वह दोनों कितनी सुंदर है क्योंकि वह हम पर गई है। वायु ने छोटी सी मुस्कान के साथ उसे देखा और कहा, अच्छा शायद तुमने ही उन्हें ध्यान से नहीं देखा। उनकी नीली आंखें, उनका चेहरा बिल्कुल मेरी तरह है। धैर्या ने बहस करते हुए कहा, पर उनका व्यवहार, वो दोनों बिल्कुल हमारी तरह शांत और प्यारी। ये बात तो धैर्या बिल्कुल झूठ झूठ कह रही थी, जो वायु अच्छे से समझ गया था। उसने एक मजाक भरी हंसी के साथ धैर्या को देखते हुए कहा, क्या वह सच में तुम्हारी तरह शांत है? मुझे बताओ कैसे हम रावी को तो एक तरफ कर सकते हैं, पर वीरा के बारे में क्या? ये सुनते ही धैर्या चुप हो गई। वह इस बात को समझते हुए नहीं झुठला सकती थी कि दोनों बाप बेटी, या ऐसा कहे कि तीनों बाप बेटी एक बिल्कुल एक जैसे थे। बस रावी की मुस्कुराहट बिल्कुल धैर्या की जैसी थी, जो वीरा ने अपने अंदर कहीं खो दी थी। इसीलिए ऐसा कह सकते थे कि रावी थोड़ी धैर्या की तरह है, ये सोचकर कि उसकी बेटियों में उसकी कोई गुण नहीं थे और वह उससे कितनी अलग थी। धैर्या उदास हो गई। उसने अपना सिर झुकाकर कहा, क्या सच में वह दोनों बिल्कुल हमारी तरह नहीं है? धैर्या की उस उदास आवाज को सुनकर वायु को लगने लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया था। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम वह हो जिसके कारण वह इस दुनिया में है। तुम वह हो जिसने इतने सालों तक संभाला उन्हें। आज तक तुम हर मुसीबत से बचाते आए हो। तुमने उन्हें माँ और बाप दोनों का प्यार अकेले दिया है। मैं जानता हूँ तुम हमेशा से अकेली थी और यह सब तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। मैं इस बात को सोचना भी नहीं चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने धैर्या अपना चेहरा अपने हाथों में भरा और अपनी नोज उसकी नोज से टच करते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अब तुम कुछ और ना सहो। तुम्हारी सारी परेशानियां उनसे मैं तुम्हें दूर कर देता चाहता हूं। मैं तुम्हें खुशियां देना चाहता हूं। हमारी खुशियां पिछले 7 सालों से हमारे पास नहीं थी। ये कहते हुए वो अपने एक घुटने के बल जमीन पर बैठा और अपनी एक पॉकेट से रिंग निकालकर धैर्या की तरफ देखकर कहा, मिस धैर्या साहू, क्या अब फिर से मिसेस वायु राजवंश बनना चाहती है? धैर्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर धीरे से कहा, हमें मंजूर है। वायु ने अंगूठी धैर्या के हाथों में पहनाई और खड़े होकर उसे अपने सीने से लगा लिया। धैर्या अपनी आंखों को बंद करके वायु के दिल की धड़कन को महसूस कर रही थी। रिश्ता जो उन दोनों ने एक मजबूरी में जोड़ा था, वह आज एक ऐसा फैसला बनके उनके सामने था जो उन्हें उनकी जिंदगी भर की खुशियां देने वाला था। ये सोचते हुए धैर्या की होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वायु ने उसे गोद में उठाया और बेड की तरफ बढ़ते हुए कहा, चलिए तो कल से आप फिर से मिस धैर्या साहू बन रही है। क्या मुझे मेरी वाइफ के साथ आज की रात मिलेगी? धैर्या ने अपनी डरती हुई नजरों से वायु की तरफ देखा। वायु ने उसे बेड पर लेटाया और उसके फेस पर किस करते हुए कहा, मुझे बताओ धैर्या। धैर्या ने अपनी तेज हो चुकी सांसों के साथ कहा, आपको क्या जानना है? वायु ने अंगूठे से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, मुझे जानना है तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। धैर्या ने मुस्कुराते हुए उसके गालों पर हाथ रखा और कहा, इतना कि शायद हम भी नहीं जान पाएंगे। अपनी बात के खत्म होते हैं उसे अपने होठों पर एक नर्म एहसास महसूस हुआ, जिसमें वह धीरे धीरे खोने लगी। वायु उसे पैशनेटली किस कर रहा था। दोनों की दिल की धड़कन इस समय काफी तेज चल रही थी। उनकी बेटियों ने उनके रिश्ते को अपना लिया था। वह बहुत ज्यादा खुश थे। उनकी शादी होने वाली थी। इस बात की हलचल वह अपने दिल में महसूस कर सकते थे और उन सारी खुशियों के एहसास ने उनके प्यार को और ज्यादा बढ़ा दिया था। वायु धैर्या की कॉलर बोन पर किस करते हुए अपने एक हाथ से उसकी कमर को सहला रहा था। धैर्या वायु की छुअन से पिघल रही थी। उसकी आंखों के आगे धुंधलापन आ रहा था और वह सिर्फ उस एहसास को महसूस कर पा रही थी जो उसके दिल और शरीर दोनों को एक गर्माहट दे रहा था। कुछ पलों बाद वायु ने अपना सिर उठाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके होठों पर एक लाइट किस करते हुए कहा, लव यू माय एंजल। ये कहकर उसने उसे गले लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली। धैर्या अपनी आंखों को खोलकर उसे देख रही थी। वायु ने बिना आंखें खोले कहा, सो जाओ वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा अभी ऑपरेशन हुआ है। इस बात को सुनते ही धैर्या ने जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपना सिर वायु के सीने में छुपा लिया। वायु ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ पर अपने हाथ कसे और दोनों नींद के आगोश में चले गए। इधर दूसरी तरफ रावी और वीरा के कमरे में सुल्तान और शिव सामने खड़े थे और रावी और वीरा कुर्सी पर बैठी थी। वीरा ने लैपटॉप में देखते हुए कहा, इवेंट के बाद से हमने प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दिया है और वायु राजवंश भी काफी समय से उस पर ध्यान नहीं दे पाए थे। प्रज्ञा दी को कहिए नया प्रोडक्शन शुरू करें। ड्रेसेस लोगों को काफी पसंद आ रही है और प्रॉफिट काफी अच्छा दिख रहा है। ये कहते हुए उसने सुल्तान की तरफ देखा और आगे कहा, क्या आपने उन एनजीओ को 50% डोनेशन दे दिया? सुल्तान ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, एक बार आपको और वायु सर प्रॉफिट्स चेक करने होंगे, उसके बाद ही हम कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे।
ये सुनकर वीरा ने हाँ में सिर हिलाया। रावी साइड में बैठी आइसक्रीम खा रही थी। उसने शिव की तरफ घूरकर देखते हुए कहा, शिव भैया, आज आपके कारण हम कितनी बुरी तरह फंस गए। आपको जरूरत क्या थी ये बोलने की? आपको लोगों को मारना है, ये उनकी लाशों को उठाना है। ऐसा लग रहा था आज तो मुझे और दी को मम्मा एक थप्पड़ मार देगी। रावी की बात सुनकर वीरा को भी वो बात याद आ गई और उसकी नज़र कठोर हो गई, जिसे देखकर शिव अंदर तक कांप उठा। वह अपने दिल में इस बात को सोचकर राहत महसूस कर रहा था कि वीरा इतनी सारी उलझनों के चलते उस बात को भूल गई होगी, पर रावी के याद दिलाने पर अब वीरा उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वो ये सब वह सोच ही रहा था कि उसके कानों में वीरा की सख्त आवाज आई, शिव आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं प्रज्ञा दी के साथ। ड्रेस फॉर मी के डिजाइन्स जो हमने यहाँ लॉन्च किए थे उन्हीं को आपको ऑस्ट्रेलिया में भी लॉन्च के लिए ले जाना है और वह सारी तैयारी आप खुद देखेंगे। पर अगर मुझे पता चला कि आपने कोई भी गलती करी है तो आप जानते हैं आप पहले ही एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। ये सुनकर शिव चुपचाप अपनी गर्दन झुकाकर हाँ ही कह सकता था। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था कि आपकी मम्मा वहां बैठी है। वीरा ने फाइल पढ़ते हुए कहा, आप जा सकते हैं। वह शिव से इस समय बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसके कारण उन्हें अपनी मम्मा से इतनी डांट पड़ी थी। अगर वो वहां आकर यह नहीं कहता कि उन लोगों ने गार्डन में क्या क्या करा है तो धैर्या इतनी ज्यादा गुस्सा नहीं होती। शिव के बाद सुल्तान ने कहा, मैम हम आपके मेंशन कब जा रहे हैं? ये सुनते ही रावी की नज़र भी अपनी बहन के चेहरे पर चली गई। वीरा ने फाइल से नजरें हटाए बिना कहा, कल। ये सुनते ही रावी ने जल्दी से अपनी आइसक्रीम टेबल पर रखी और वीरा को पीछे से गले लगाते हुए कहा, हम कल घर जा रहे हैं। हमारे घर कितना मजा आएगा, मम्मा को वह पसंद आएगा ना। वीरा अपनी बहन की मीठी आवाज को सुनकर अपने दिल में एक गर्माहट महसूस कर रही थी। उसने अपना हाथ उसके हाथों पर रखा और कहा, ऐसा जरूर होगा। रावी जल्दी से वीरा से दूर हुई और साइड में रखे आईपैड को उठाकर कुछ करने लगी। वीरा ने कहा, तुम क्या कर रही हो? रावी ने एक नंबर ढूंढे हुए कहा, केविन अंकल का नंबर, मम्मा पापा की वेडिंग वही ऑर्गेनाइज करेंगे ना। वीरा ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें जो करना है करो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पापा को ये पसंद आएगा। शाही हवेली। आहाना वॉशरूम से नहाकर जैसे ही बाहर निकली उसे किसी ने अपनी तरफ खींच लिया। आहाना इसके लिए तैयार नहीं थी और वह सीधा उस इंसान की बाहों में चली गई। उसने जैसे ही सिर उठाकर उसका चेहरा देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने उसे धक्का देते हुए कहा, सिद्धार्थ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने अपनी पकड़ आहाना की कमर पर कसी और उसे अपने और करीब लेते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। आहाना ने चिल्लाकर कहा, लेकिन मुझे नहीं करनी, अभी के अभी मेरे कमरे से जाओ। सिद्धार्थ ने जोर से उसके गालों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों तुम मुझसे बात नहीं कर रही? हमारे बीते उन पलों के बाद से तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, ना ही मुझे देख रही हो, जैसे हम कोई अजनबी है। मुझे बताओ, हमारे बीच इतना कुछ होने के बाद भी क्या हम अजनबी है? क्या तुम मुझसे अलग रह गई हो? क्या मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता? तो क्यों उस समय तुमने मुझे खुद से दूर नहीं किया? क्यों तुम मेरे इतना करीब आई कि मैं अब बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर रहो? ये तुम्हारी गलती है। वह तुम हो जिसने ये सब शुरू किया था और तुम वह नहीं बन सकती जो ही खत्म करोगी। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो। आहाना ने अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तो मिल गया ना जो तुम्हें चाहिए था। आहाना इससे पहले कि आगे कुछ बोलती उसके होंठ सिद्धार्थ के होठों के जरिए बंद कर दिए गए। सिद्धार्थ उसे गुस्से में किस कर रहा था। उसे आहाना के कहे शब्द बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। आहाना ने सिद्धार्थ को खुद से दूर करने की कोशिश की थी। सिद्धार्थ ने उसके दोनों हाथ पकड़कर दीवार पर पुश करे और उसकी खुली गर्दन पर किस करने लगा। आहाना इस समय सिर्फ एक टॉवल में थी और यह सोचते हुए कि सिद्धार्थ उसके साथ आगे क्या कर सकता है, उसका शरीर कांपने लगा था। सिद्धार्थ उसके गले और कलरबोन पर बाइट कर रहा था। उसका एक हाथ आहाना की कमर पर कसे और दूसरा उसके दोनों हाथों को पकड़े था। वह उसे एहसास दिलाना चाहता था कि वह भी उससे प्यार करती है। जब वह उसे छूता था, जब वह उसके करीब जाता था, तो उसका दिल और उसका शरीर सिर्फ उसी के पास आना चाहता है। पर शायद आहाना के अंदर मौजूद दर्द और डर जो उसे जैसे मिले थे किसी को भी अपनाने से मना कर रहे थे। सिद्धार्थ ने अपना सिर उठाकर आहाना के आंसू भरे चेहरे को देखा। उसे अपनी गोद में उठाते हुए बेड की तरफ ले गया। उसने आराम से बेड पर लिटाया और उसके साइड में लेटकर उसे गले लगा लिया। आहाना के दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। सिद्धार्थ ने धीरे से उसके कान पर किस करते हुए कहा, तुम कब तक भागती रहोगी? तुम जानती हो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारा दिल और तुम्हारा शरीर दोनों ही मुझे चाहते हैं, पर तुम्हारा दिमाग वह तुम्हें ऐसी ऐसी जगह ले जा रहा है जहां तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम गलत हो और तुम अच्छी नहीं हो। पर मेरी नज़र में तुम सबसे प्योर और इनोसेंट लड़की हो जो सिर्फ मेरी है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती।
ये कहते हुए उसने जोर से आहाना को गले लगाया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर लाइट्स ऑफ कर दी। आहाना अंधेरे में देख रहे सिद्धार्थ के चेहरे को देख रही थी। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी जो अंधेरे में छुप गई थी। उसने मन में कहा, कितनी गलत बात है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हमारी किस्मत हमें साथ लाकर भी गलत करेगी क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं। सिद्धार्थ, तुम मुझसे बहुत बेटर डिजर्व करते हो। ये कहते हुए उसने धीरे से अपना सिर सिद्धार्थ के सीने पर रख दिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। सुबह 6 बजे राजन शाही अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। वह अपने बड़े से गार्डन में घूम रहे थे कि तभी उनकी नज़र रिद्धिमा जी पर गई जो फूलों के बगीचे के पास खड़े होकर उन्हें देख रही थी। राजन शाही ने आंखें छोटी कर उन्हें देखा और तेज आवाज में कहा, उन्हें छूना मत। रिद्धिमा जी जो एक फूल को हाथ लगाने ही वाली थी, राजन शाही की आवाज सुनकर रुक गई। उन्होंने मुड़कर उनकी तरफ देखा। राजन शाही तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। उन्होंने उन फूलों की तरफ देखते हुए कहा, आप इन्हें तोड़ रही है क्या? आपको पता है हमने कितनी मेहनत से ये यहाँ लगवाए हैं। ये हमारी रावी की फेवरेट फूल है, आप इन्हें नहीं तोड़ सकती। रिद्धिमा जी ने उसी तरह उन्हें घूरते हुए कहा, आपके कहने का मतलब क्या है? हम वैसे भी इन फूलों को नहीं तोड़ रहे थे, हम सिर्फ ने देख रहे थे। और आप बार बार हमारी पर पोतियों को अपनी क्यों कह रहे हैं? आप बताना क्या चाहते हैं ऐसे शब्दों को कहकर? राजन शाही ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ रिद्धिमा जी को देखा और अपनी धीमी आवाज में कहा, यही कि वह पहले हमारी पोतिया है। रिद्धिमा जी को राजन शाही से और बहस नहीं करनी थी, इसलिए वह तेजी से वहां से निकल गई। राजन शाही भी उनके पीछे ही चल रहे थे। वह दोनों जैसे एक जगह से गुजरने लगे। उनकी नजर रावी और वीरा पर गई जो गार्डन में योगा कर रही थी। दोनों लड़कियों ने ब्लैक कलर का ट्रैक सूट पहना था और उनके लंबे बाल पोनीटेल में बने थे। उनका चेहरा शांत था और वह अपने पैर मोड़कर उस मैट पर बैठी हुई थी। रिद्धिमा जी ने गर्व से अपना सिर ऊपर करते हुए कहा, हमारी पोतिया कितनी शांत और अच्छी है। राजन शाही ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, ये सब हमने ही उन्हें सिखाया है। रिद्धिमा जी ने राजन शाही की तरफ देखा और कहा, आप कितनी बचकानी बातें करते हैं, थोड़ा चुप नहीं रह सकते? राजन शाही चुप हो गए क्योंकि उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि वह अपने मैच्योर बिहेव से कुछ ज्यादा ही अलग बर्ताव कर रहे थे। इससे पहले कि वो लोग अपनी बहस को आगे भी कंटिन्यू करते, बाहर से लोग आए और रावी वीरा के पास जाकर खड़े हो गए। वीरा ने अपनी आंखें खोली और अपने कपड़े साफ करते हुए उठकर खड़ी हुई। उसने अपनी सख्त आवाज में कहा, तैयारी हो गई है? उन लोगों ने हाँ में सिर हिलाया। वीरा ने कहा, 2 घंटे बाद हम निकलेंगे। राजेन शाही कंफ्यूज होकर उनकी तरफ देख रहे थे। उन्होंने कहा, वीरा आप कहाँ जा रही हैं? वीरा ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, हमारे घर हम सब जा रहे हैं, आप सब पैकिंग हो चुकी हैं, 2 घंटे बाद हम यहाँ से निकलेंगे। ये कहते हुए वो रावी साथ में चले गई। 2 घंटे बाद महल में मौजूद सारे लोग लिविंग रूम में खड़े थे और उनका सामान पहले ही ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया गया था। धैर्या ने अपने माता पिता की तरफ देखा जो एक कोने में खड़े थे और कहा, माँ बाबा। मृत्युंजय और पूर्वा ने धैर्या की तरफ देखा। धैर्या ने उन दोनों का हाथ पकड़कर मैं आगे लाया और उन्हें रिद्धिमा जी के सामने खड़े करते हुए कहा, दादी, हम आपको दादी कह सकते हैं ना? रिद्धिमा जी ने हाँ में गर्दन हिलाई। उनकी नज़र मृत्युंजय और पूर्वा पर थी। धैर्या ने उनके पास घुटनों के बल बैठते हुए कहा, हम नहीं जानते कि माँ बाबा ने आपको किस तरह नाराज किया है या उन्होंने आपसे कौन से झूठ बोले हैं, पर हम हमारी शादी के लिए जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार जो शायद हमें अभी ही मिला है वह साथ हो और खुश हो, हमारी खुशियों में आपसे मिलकर शामिल हो, ना कि किसी मनमुटाव के साथ। जानते हैं हम भी कई सालों से अकेले रहे थे, पर हमारे पास हमारी बेटियां थी, माँ बाबा के पास तो कोई भी नहीं था जो उस समय उनके साथ रहे, पर उन्होंने सिर्फ हमारी जान को सुरक्षित रखने के लिए हमें उस जगह से बाहर निकाल दिया था। आपको हमें माफ कर देना चाहिए। रिद्धिमा जी ध्यान से धैर्या की बातें सुन रही थी। उन्होंने अपने सिर को उठाकर मृत्युंजय और पूर्वा को देखकर अपनी सख्त आवाज ने कहा, हम आपको इस बार माफ कर रहे हैं क्योंकि यह हमारी पोती की हमसे पहली ख्वाहिश है, पर हम अगली बार आपको आपकी किसी भी गलती के लिए माफी नहीं देंगे। ये कहते हुए वह उठकर खड़ी हुई और महल के बाहर चली गई। उन्हीं के पीछे धीरज जी, अनुराग जी, मनीषा जी, मृत्युंजय और पूर्वा चल रहे थे। राजन शाही ने बनाते हुए कहा, देखो, ऐसा लगता है घर की सारी हुकूमत इसी के साथ है। रावी और वीरा जो उनके साथ चल रही थी, उनमें से रावी ने सिर उठाकर कहा, ग्रैंडपा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे जब ग्रैंडमा यहाँ थी तब आप उनके पीछे नहीं चलते थे। राजन शाही चुप हो गए और अपनी पत्नी के साथ बीते अपने दिनों को याद करने लगे। धैर्या उनको बाहर जाता देख रही थी और उसकी होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। वायु ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमने सब ठीक कर दिया? धैर्या ने अपने सिर उठाकर वायु को देखते हुए कहा, हम नहीं चाहते कि अब कोई भी दुखी हो।
ये कहते ही उसकी अहाना की उदास चेहरे पर गई और उसकी आंखें गहरी हो गई है। अहाना चुपचाप आगे चल रही थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सिद्धार्थ जो थोड़ी दूर से उसे देख रहा था, उसने एक ठंडी सांस ली। सुबह उसके उठने के पहले ही वह लड़की उस बिस्तर से भाग चुकी थी। जयपुर एयरपोर्ट। कई सारी लग्जरियस कार एयरपोर्ट के बाहर रुकी और उनमें से वह सभी लोग निकले जो शाही महल से उधर के लिए रवाना हुए थे। सिद्धार्थ ने आसपास देखते हुए कहा, आज एयरपोर्ट इतना खाली क्यों है? शिव और सुल्तान से आगे चल रहे थे। उनमें से शिव ने कहा, इसे कुछ समय के लिए बंद करा गया है। वीरा मैम के ऑर्डर थे ताकि किसी को पता ना चले कि इतने सारे पावरफुल लोग एक साथ कहीं जा रहे हैं। यह एक मुसीबत बन सकती है। सिद्धार्थ ने हाँ में सिर हिलाया। इस बात को वह भी अच्छे से समझता था। प्रजापति खानदान, राजन शाही, वायु राजवंश आरवी कोई आम इंसान नहीं थे और इन सब का साथ आना उनके दुश्मनों के लिए एक मौका हो सकता था। वायु शिव की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसे अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था जिसकी सोच अभी से इतनी बड़ी थी। प्लेन के पास सभी लोग अपने सिर उठाकर उसे देखने लगे। वह एक बहुत लग्जरियस प्राइवेट प्लेन था। उसके अंदर पहुंचने के बाद उन लोगों ने पाया कि अंदर काफी बड़े बड़े कैबिनेट से बने थे और कई सारे सोफा को सेट किया गया था। वहां 3 प्राइवेट रूम थे और अंदर का इंटीरियर बहुत ज्यादा खूबसूरत था। कोई आम इंसान तो ये कह नहीं सकता था कि वह एक प्लेन है। यहाँ तक कि प्रजापति खानदान के लोग भी उस प्लेन को देखकर हैरान हो गए थे। अनुभव जी ने आसपास देखते हुए कहा, ये बहुत अच्छा है। रावी ने चाहते हुए कहा, है ना, इसे मैंने पर्सनली डिजाइन करवाया है। आपको पता है, इसे डिजाइन करने के लिए अमेरिका से स्पेशल 2 डिजाइनर से आए थे। उन लोगों ने इसका मैप बनाया था और फिर इसके अंदर मौजूद इंटीरियर का सामान हमने इटली से इंपोर्ट किया है और ऊपर जो शांडिलियर देख रहे हैं वह फ्रांस से लाया है। रावी बहुत खुश होकर उस प्लेन में मौजूद हर चीज के बारे में बता रही थी और जैसे जैसे वह उनकी लग्जरीज आइटम के बारे में उन्हें बता रही थी, उनकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। धैर्या ने एक गहरी सांस ली। वायु ने उसकी तरफ देखा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम क्या सोच रही हो? धैर्या ने सामने देखते हुए कहा, समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें। ये कि हमें हमारी बेटियों की तरक्की देखकर खुशी है या ये कि क्यों उन्हें इतनी कम उम्र है इतने सारे संघर्ष करने पड़े। हमें तो अभी इस जगह में कदम रखने से डर लग रहा है। ना जाने इन्होंने हमारे लिए घर कैसा बनवाया होगा। वायु मुस्कुराया और धैर्या को अपने साथ डबल सोफा बिठाते हुए उसने कहा, जब उन्होंने वह तुम्हारे लिए बनाया है तो जाहिर सी बात है वह बहुत खूबसूरत होगा। सब लोग अपनी अपनी सोफा पर बैठ गए और थोड़ी देर बाद प्लान टेक ऑफ कर गया। जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी पॉइंट चैनल पर।